नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीपीसीएस का जो आपका आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम लगा है, इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और साथ ही साथ जो जूनियर असिस्टेंट का अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, 2025 में, जनवरी में संभवतः इसकी परीक्षा हुई थी। और इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस आए थे और ये जो 2025 का लेवल था, इसका भी लेवल बहुत अच्छा था इस बार, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो पूछे गए थे। इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे और इसके लेवल को थोड़ा-सा देखेंगे कि ये कैसा पूछ रहा है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखो, सिंपल सा सवाल था, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन-सी है? इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है या फिर मीथेन है या फिर ननाफ्तीस है। अब यहाँ पर आओ ज़रा, सबसे पहले ये जो शब्द लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये होता क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको पहले आप समझो। सपोज़ करो मान लेते हैं ये हमारी है अर्थ, ठीक? पृथ्वी है और ये रहा सन, सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है और पृथ्वी के चारों तरफ ये रहा वायुमंडल। सूर्य से जो चलती है सौर विकिरण वो पृथ्वी पर आके कुछ इसका पार्ट है वो पृथ्वी इसे अवशोषित कर लेगी, ठीक है? कुछ इसका पार्ट है वो वापस चला जाएगा, वायुमंडल द्वारा इसे वापस भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अवरक्त विकिरण है, कुछ अवरक्त विकिरण यहीं अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा रोक लिया जाता है और कुछ अ, अवरक्त विकिरण इसे अर्थ पास कर देता है। अब यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। सौर विकिरण आया, अर्थ में समा गया यानी कि कुछ सौर विकिरण को पृथ्वी आकर्षित या हम कहें अवशोषित कर देती है। ये जैसे अवशोषित कर रही है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सौर विकिरण को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। ठीक? ये तो पहली कंडीशन हो गई, पृथ्वी के द्वारा अवशोषण हो गया और कुछ उसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है अर्थात कुछ सौर विकिरण को ये जो परावर्तन हो रहा है, कुछ सौर विकिरण को पृथ्वी और वातावरण परावर्तित कर देता है, ठीक है? इसके अलावा तीसरी कंडीशन वात यानी कि यहाँ पर पृथ्वी में कुछ अवरक्त विकिरण वातावरण से गुजर जाती है और कुछ हरित गृह प्रभाव के द्वारा या हरित गृह गैसों के द्वारा यहाँ पर रोक ली जाती है। और ये जो अवरक्त विकिरण रोकी जा रही है, यह पृथ्वी की सतह को या हम कहें पृथ्वी का जो वातावरण है, वातावरण का तापमान बढ़ा देती है। और इसी इम्पैक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव। अर्थात यहाँ पर देखो कुछ अवरक्त विकिरण वातावरण से गुजर जाती है जो ये गुजर रही है। कुछ अवरक्त विकिरण वातावरण से गुजर जाती है, ठीक है? और कुछ को यहीं पर रोक लिया जाता है, जो अर्थ में ही रुक गई है। कुछ तो निकल गई, कुछ वातावरण से बाहर निकल गई और कुछ को रोक लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जो ये रोक लिया जाता है, यही है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण का तापमान बढ़ा देती है। अर्थात कुछ यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, कुछ हरित गृह गैसें इसे रोक लेती हैं और ये क्या करती है फिर? ये पृथ्वी की सतह का वातावरण ये सॉरी तापमान बढ़ा देती है। पृथ्वी की सतह का तापमान ये इंक्रीज़ कर देती है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है? यहाँ पर मैंने एक आपसे शब्द यूज़ किया था, कुछ हरित गृह गैसें, गौर करना, कुछ हरित गृह गैसें इसे रोक लेती हैं। अब ये शब्द पकड़ो, हरित गृह गैसें लिखा हुआ है। ये क्या होता है? यहाँ पर आओ और कौन-कौन सी हैं हरित गृह गैसें? हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेज़, ये हैं कौन-कौन सी? आओ देखो। दरअसल ये होती क्या है? वातावरण में ऐसी गैसें जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों प्रकार की होती हैं। आम तौर पर ऐसी गैसें होती हैं ये जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और अवशोषण के पश्चात ही पृथ्वी का तापमान लगातार-लगातार बढ़ता रहता है। इस स्थिति में
जैसे आपने जलवाष्प का नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और ये अवरक्त विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करती हैं। तो सबसे जो प्राथमिक दर्जा दिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस को, वो इन्हीं को दिया जाता है, जलवाष्प और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दो, हरित गृह गैसें क्या हैं? अर्थात ये ऐसी गैसें हैं जो वातावरण की हम कहें ऐसी गैसें जो प्राकृतिक और जो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों होती हैं। ठीक। अब एक बात समझो, काम क्या करती हैं ये? तो आप बताओगे ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। ठीक। यहां तक बात समझ पाए? अच्छा, तो कौन सी गैसें हैं? अभी तो मैंने कंबाइंड रूप से नाम ले रहा हूं कि हरित गृह गैसें हैं, तो ये है कौन सी? दरअसल इसमें जलवाष्प और CO2 ये वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इनका काम होता है, ये अवरक्त विकिरण को ज़्यादा अवशोषित करती हैं। ठीक है? ज़्यादा अवशोषित करती हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है? अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया और ये फिर हीट बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं क्या हमारे पृथ्वी पर? हाँ, हैं। जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनको भी लिख लो। अन्य ग्रीन हाउस गैसें कौन-कौन सी हैं? देखो, CH4 है, इसके अलावा N2O है, इसके अलावा आपने क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर फिर से आओ, एक बार और रिवाइज़ करते हैं इसको। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? सूर्य से कुछ सौर विकिरण जो आता है, पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कुछ वायुमंडल और पृथ्वी के द्वारा वापस कर दिया जाता है, अर्थात परावर्तित कर दिया जाता है। और इसी पृथ्वी में कई सारी ऐसी गैसें हैं जो कुछ अवरक्त विकिरण को अपने से गुजर जाने देती हैं, लेकिन कुछ हरित गैसें ऐसी भी हैं जो पृथ्वी में ही उन्हें अवशोषित कर लेती हैं और इससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है। ठीक, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब सवाल ये आया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को घटित करने के लिए ज़िम्मेदार कौन है? वो है गैसें। तो गैसें हैं कौन-कौन सी? गैसें ये प्राकृतिक भी हैं और मानवजनित भी हैं। ऐसी स्थिति में इनका काम क्या होता है? ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जिसमें से जलवाष्प और CO2 ये ज़्यादा विकिरण को अवशोषित करती हैं। और अगर अन्य गैसों की आपसे नाम पूछे, CH4 हो गया, N2O हो गया और साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पर आओ, आपसे पूछ रहा था हरित गृह प्रभाव के मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन-सी है? यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, दूसरे में दिया है एम्नेस्टी इंटरनेशनल। हालाँकि सवाल सिंपल सा है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी तो मुख्यालय पूछा है, हो सकता है ईयर पूछ ले, कब एस्टेब्लिश हुआ। हो सकता है इसका जो अध्यक्ष है, वो पूछ ले, कौन फाउंडर था, वो पूछ सकता है। और एम्नेस्टी इंटरनेशनल अगर ये मानवाधिकार से संबंधित संस्थान है, तो भारत में भी क्या ऐसे कुछ संस्थान हैं, जो मानवों के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, जिसे मानवाधिकार संस्थान कहा जाता है? अगर भारत की बात कर रहे हो, तो फिर आपको तुरंत अपने यूपी में आना है, चूँकि आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो। तो इस प्रकार से आप लिंक लगा के चीज़ों को गैदर करिए। एम्नेस्टी इंटरनेशनल यानी कि मानवाधिकार से संबंधित, तुरंत दिमाग लगाओ, भारत में क्या मानवाधिकार के लिए कुछ संस्थान हैं? अगर हैं, तो उनके बारे में जानकारी रखो। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं? तो आंसर आता है हाँ है। आओ देखो, इस सवाल को देखते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल, सबसे पहले यहाँ पे आओ। मैं बात कर रहा हूँ एम्नेस्टी इंटरनेशनल। ठीक, मुझे बताओ इसकी सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो आप बताओगे 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और इसके फाउंडर कौन हैं? फाउंडर का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है। इसका नाम है पीटर पीटर बेरेंसन। ये हैं इसके फाउंडर। ठीक, ये तो बात हो गई एम्नेस्टी इंटरनेशनल की। और ये काम क्या करता है? क्या इसका उद्देश्य है? तो आप बताओगे मानवाधिकारों के लिए ये संस्था समर्पित है। मानवाधिकारों के लिए यह संस्था समर्पित है। ठीक,
अब आ जाओ भारत में। भारत में क्या कुछ मानवाधिकार आयोग जैसा कुछ शब्द आपने पढ़ा है? हाँ, ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक। अब जब आप इसके बारे में पढ़ते हो, तो एक जानकारी ये मिलती है, सबसे पहला सवाल तो यही है, ये जो आयोग है अर्थात ये एक संस्था है, एक निकाय है, एक बॉडी है। ठीक। ये जो बॉडी है, क्या ये संवैधानिक है? क्या इसका वर्णन संविधान में किया गया है? नहीं, इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, अर्थात ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो फिर कैसी है? ये एक सांविधिक निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है? अब एक बात समझो, सांविधिक निकाय है तो किसी न किसी अधिनियम से इसको बनाया गया होगा। तो कौन-सा है? इसका नाम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम। ठीक है? और ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 वाला है, 1993 वाला। बात भारत की हो रही है, तो क्या बता सकते हो भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बताओगे 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1993 1993 में। चलो, ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अब मुझे इसकी संरचना बता दो। इसकी संरचना, ध्यान दो, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य और इसके अन्य सदस्य भी होते हैं। अन्य पदेन सदस्य। ठीक, जब इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो इसमें कौन-कौन से सदस्य हैं, उनकी काम क्या-क्या है, कौन-कौन से डिपार्ट ये देखते हैं, वो सारी बातें चर्चा करेंगे। अब इसमें एक बात मुझे और बताओ, नोट बना के, इसका जो अध्यक्ष होता है, गौर करना, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसमें 2 बातें मुझे बताओ, इस अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है? तो आप बताओगे 3 साल तक अपने पद पर रहेगा या फिर 70 साल तक अपने पद पर रहेगा। 3 साल या फिर 70 साल। क्या एक बार अगर इस मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य बन गया है, क्या फिर से रिटायरमेंट के बाद वो फिर से उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? हाँ, यह पुनः नियुक्त हो सकता है। पुनः नियुक्ति के ये सदस्य पात्र होते हैं। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलिए, ये तो बात हो गई केंद्र की। ठीक, मोटा-मोटा आपने आइडिया ले लिया। अब मैं आपको लिए चलता हूँ राज्य स्तर पर। चूँकि हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश पीसीएस, ये चाहे यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा भी पूछते हैं और ये बातें आपसे यूपी स्पेशल में भी पूछी जा सकती हैं और साधारण एग्ज़ाम्स में जो साधारण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या कोई राज्य मानवाधिकार आयोग है? आओ देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक? अब ये जो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में बनी ये बना कब? तो आप बताओगे ये बना 7 अक्टूबर को। सन बता दो 2002 में। 7 अक्टूबर सन 2002। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? ये तो लखनऊ में ही होगा, अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की। ठीक? इसमें अध्यक्ष कौन है? और कौन-कौन अध्यक्ष बन चुके हैं? यूपी स्पेशल के लिए ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट। इनका क्रम आपसे सजाने के लिए बोल सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार अर्थात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो इसमें 4 से 5 नाम हैं, आपको ये नाम याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक? आओ देखो, अध्यक्ष कौन-कौन रहा है? सबसे पहले इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष। इनका नाम है जस्टिस ए.पी. मिश्रा। याद रखिएगा ये प्रथम है और संभावना इसकी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दूसरे कौन थे? जस्टिस आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, वी. सरन, ये दूसरे थे और ये थे कार्यवाहक। हालाँकि इनको दूसरा मत बोलो, दूसरा इनके बाद बोल सकते हो आप चूँकि ये कार्यवाहक थे। अच्छा, इसके बाद कौन बनाया गया? इनका नाम है एच.के. सेमा। सारे जस्टिस हैं, ठीक? 3 हो गए। चौथे नंबर पर कौन आया? इनका नाम है तरुण चटर्जी। तरुण चटर्जी। इसके अलावा और कौन आया इसके बाद तरुण चटर्जी के बाद? इनका नाम है यूके धाओन। यूके धावन और दरअसल ये जो यूके धावन थे, ये भी कार्यवाहक थे।
कार्यवाहक अध्यक्ष, ये अध्यक्ष मैं लिख रहा हूँ उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया जस्टिस रफत आलम रफत आलम। इसके बाद कौन आया? जस्टिस बालकृष्ण नारायण। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, किसके लिए काम करता है? तो ये संस्था मानवाधिकारों के लिए काम करती है। 1961 में इस्टैब्लिश हुई थी। लंदन में इसका मुख्यालय है। पीटर बेनेंसन इसके फाउंडर थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात हो गई, तो फिर आप बताओगे यह एक संवैधानिक नहीं, याद रखिएगा, सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में। और इसकी स्थापना कब होती है? इस अधिनियम के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और अन्य पदेन सदस्य होते हैं। कितने टोटल होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक को जब करेंगे तब चर्चा करेंगे और विस्तार से। इसका एक अध्यक्ष भी होता है। ये जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल 3 साल या फिर 17 साल का होता है। और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं, क्या वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं? आप बताओगे हाँ, इनको पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लो जरा। उत्तर प्रदेश में क्या कोई मानवाधिकार संबंधी आयोग है? हाँ है। कब बना था? 7 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके पहले अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एपी मिश्रा साहब। इसके बाद आपसे जैसे यूपी पीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी आजकल पूछने लगा है कि 4 नाम दे देगा, उनको फिर क्रम से सजाने के लिए बोलेगा या फिर बोल देगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे हैं। तो इनमें से 2 4 डालेगा और एक ऑप्शन कोई और डाल देगा। ठीक? तो वी सरन है, सेमा है, तरुण चटर्जी हैं, वीके धावन है, एफ रफत आलम है और बालकृष्ण नारायण है। इन दोनों के नाम याद रखो बस, आप अगर इंपॉर्टेंट ही याद करना हो तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है? राष्ट्र एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड। इसमें कह रहा है कि एक भारतीय एथलीट जिसे लोकप्रिय रूप से पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। पॉकेट डायनमो किसे कहा जाता है? दादा साहेब जाधव या फिर मिल्खा सिंह या फिर पीटी ऊषा या फिर धनराज पिल्लई। आओ देखो, कुछ मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ शॉर्ट नेम, और ये आप याद रखना उपनाम पूछे जाते हैं कई कई बार। जैसे मैंने लिखा पॉकेट डायनमो। ठीक है? पॉकेट डायनमो किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आप बताओगे। ये कहा जाता है दादा साहेब जाधव को। अगर हम आपसे पूछें, एक नाम और बहुत पूछा जाता है, ये नाम है हरियाणा हरिकेन। ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कपिल पाजी को। ठीक? कपिल देव। अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़न परी, ये ये कहा जाता है पीटी उषा को। पीटी उषा। एक और बताओ, ये तो उड़न परी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पयोली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ये भी किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है पीटी उषा को। चलो एक और बताओ। एक आत्मकथा है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। गोल्डन गर्ल, ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? आप बताओगे पीटी ऊषा की ही है। तो पॉकेट डायनेमो दादा साहेब जाधव, हरियाणा हरिकेन कपिल देव, उड़न परी पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा, गोल्डन गर्ल ये आत्मकथा किसकी है? इन्हीं की है। चलो कुछ और मैं नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा इंडियन एक्सप्रेस, ये किसे कहा जाता है? इंडियन एक्सप्रेस, पता है आपको? ये कहा जाता है महेश भूपति को। महेश भूपति और लिएंडर पेस, इनका इनके नाम से आप लोग परिचित होंगे, महेश भूपति और लिएंडर पेस को। चलो बताओ मुझे, लाइटनिंग, लाइटनिंग काइंड, ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विश्वनाथन, विश्वनाथन आनंद को। ये शतरंज के क्षेत्र में कहा जाता है इनको। ठीक है? क्षेत्र याद रखना शतरंज। अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, मुझे बताओ लाइटनिंग बोल्ट किसे कहा जाता है? लाइटनिंग बोल्ट, ये कहा जाता है उसैन बोल्ट को। धावक के क्षेत्र में उसैन
बोल्ट। एक सवाल मुझे और बताओ। अ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ढींग एक्सप्रेस ये किसे कहा जाता है तो आप बताओगे ये कहा जाता है हिमा दास को। ढींग एक्सप्रेस। चलो, एक मुझे और बता दो। मुझे बताओ ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल ये कहा जाता है पेले को, फुटबॉलर। फ्लाइंग सिख ये तो सबको पता होगा। भाग मिल्खा भाग आपने देखा होगा। फ्लाइंग सिख ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह। क्या पता है आपको? गोल्डन फिश। गोल्डन फिश भी किसी को कहा जाता है, ये कहा जाता है माइकल। माइकल फेल्प्स। गोल्डन फिश कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ उपनाम हैं जो आपकी जुबान पे होने चाहिए। आंसर हो जाएगा दादा साहेब जादव। नेक्स्ट देखो, चौथा नंबर। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपसे केवल और केवल संस्थान पूछा था, मुख्यालय पूछा था इस संस्थान का। लेकिन आपसे और भी कई सारे सवाल यहाँ से बनाए जा सकते हैं। देखो कौन कौन से। सबसे पहले इस संस्थान का नाम क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान। ठीक। ये है राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान। मुझे एक बात बताओ, ये राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान है, राष्ट्र को समर्पित है, तो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन काम कर रहा होगा। कौन से मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहा है आप बताओगे? इसका नाम है नवीन और नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कहाँ पर है? स्थान बता दो। ये है गुरुग्राम में। यानी कि ये मंत्रालय, ये ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में। और ये है हरियाणा में। और हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल पाजी को। मुझे बताओ ये किस पहाड़ी पर है? ये सवाल आपसे अभी तक पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान किस पहाड़ी पर है? आप बताओगे ग्वाल पहाड़ी। ठीक है। ग्वाल पहाड़ी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? स्थापना बता दो। 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम बताओ, डायरेक्टर जनरल। इनका नाम है मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान से। एकदम रटे होने चाहिए ये। फैक्ट फैक्ट्स हैं। ये बदलेगा, बाकी कोई भी डेटा नहीं बदलेगा आपका। ठीक। राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान नवीकरणीय मंत्रालय के अधीन है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम हरियाणा। हालांकि इस हेडक्वार्टर बदल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है। आमतौर पर ये जल्दी जल्दी बदलते नहीं है। कौन सी पहाड़ी पर है ये? ये है ग्वाल पहाड़ी पर। स्थापना इसकी कब हुई? जैसे ये फैक्ट है, ये अब कभी नहीं बदलेगा। एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो हो गया, नाम दर्ज हो गया इसका। इस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुई। डायरेक्टर कौन है? मोहम्मद रियान वर्तमान में। ठीक है। वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में है, ये तो सिंपल सा सवाल है। लेकिन मुझे आप सरिस्का में, अब आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस अंदर से भी आ रहे हैं, जैसे आपसे लोकेशन की बजाय, स्टेट की बजाय अब जिलों को मैच कराने के लिए बोलता है। जैसे मैंने लिखा सरिस्का टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। और एक मैं और लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा सिमलीपाल। सिमलीपाल आ, टाइगर रिजर्व लिख लो, बाघ अभयारण्य लिख लो या तो। ये कहाँ पर है? तो आपको वैसे तो पता होगा, उड़ीसा में है। ठीक। और सरिस्का कहाँ पर है? तो ये भी पता होगा आपको, राजस्थान में है। लेकिन अगर मैं आपसे एक तरफ अभयारण्य दूं और दूसरी तरफ जिले लिख दूं, चूंकि उड़ीसा का जो एक जिला है मयूरभंज, ये काफी चर्चा में रहता है, इसलिए आपसे जिले से भी इस प्रकार से मैच कराने के लिए अब आजकल पूछे जाते हैं सवाल। राजस्थान ये किस जिले में पड़ेगा? ये पड़ेगा अलवर में। तो सरिस्का है अलवर में। और ये उड़ीसा के किस जिले में है? सिमलीपाल। ये पड़ता है मयूरभंज में। मयूरभंज में। ठीक है। सवाल यहाँ तक भी पूछे जाते हैं। आप अपनी डेप्थ को बढ़ाइए। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सरिस्का, इससे कौन सी नदी निकल रही है? सिमलीपाल। यहाँ पर बाघ अभयारण्य है, टाइगर है, हाथी है वगैरह, ये सारे के सारे अगर वन्य जीव होंगे तो इनके पानी पीने का भी तो कोई जरिया होगा। तो यहाँ से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तो कौन कौन सी नदी निकल रही है या फिर किस नदी के संगम पर है? ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो खैर, वापस आओ जरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर छठा, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज करी थी हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पर आओ जरा, कोशिका से संबंधित 3-4 बातें आप याद रखो। कोशिका, इसे ही कहा जाता है सेल। क्या है ये कोशिका? ये कोशिका है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अर्थात अगर हम आपसे पूछें जीवधारी की जीवधारी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मुझे बताओ, जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे ये कहा जाता है कोशिका को। ठीक। और इसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। खोज करी रॉबर्ट हुक ने, और सन बता दो किस वर्ष की? 1665 में, 1605 में, 1665 में, 1665 में। एक रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, बुक है। ये बुक काफी पूछी जाती है। इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक भी याद रखना, पूछ ली जाती है आपसे कि माइक्रोग्राफिया ये किसकी पुस्तक है? ये है रॉबर्ट हुक की। चलो, कोशिका से ही 2-3 बातें मुझे बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोशिका। ठीक। ठीक है। मुझे एक सवाल बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जंतु कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? जंतु कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह, ये क्या है? ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ये एज इट इज पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, ये मैंने लिखा है जंतु कोशिका में। अगर इसी को मैं थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन लिखूं और मैं लिखूं पादप कोशिका में, पादप कोशिका में ऊर्जा का मुझे प्रवाह बता दो। मैं गलत लिख रहा हूँ संभवतः। पादप कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह नहीं, संग्रह होगा। ऊर्जा का संग्रह। और जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह और पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह, ये बताओ। तो जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में होता है। वहीं अगर आपसे पूछे पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है, तो आप यहां बताओगे स्टार्च। सिंपल से सवाल है, गलत नहीं होने चाहिए। कोशिका में आपसे पूछे जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है, तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन। वहीं पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है, आप बताओगे स्टार्च के रूप में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो, एक सवाल मुझे और बता दो, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। ये लिखा मैंने कोशिका से ही है। देखो आपने बायो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? कोशिका भित्ति। अब यहाँ पर मैं 2 सवाल लिखता हूँ। ठीक। एक सवाल मैंने लिखा कि मुझे मुझे बताओ, जंतुओं में कोशिका भित्ति होती है, हाँ या ना? मुझे बताओ, उपस्थित। जंतुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या अनुपस्थित होती है? अब मैंने यहीं पर लिखा पादप में। पादप में स्टेटमेंट ऐसे बनाए जा सकते हैं, कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और नीचे इसी प्रकार के सेंटेंस बना देगा कि पादपों में जंतुओं में कोशिका उपस्थित होती है, पहला स्टेटमेंट। पादपों में कोशिका अनुपस्थित होती है, दूसरा स्टेटमेंट। जंतु में लवक उपस्थित होता है, तीसरा स्टेटमेंट। इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो कोशिका भित्ति पादप में मुझे बताओ उपस्थित है कि अनुपस्थित है? अब यहाँ पर देखो, अगर जंतु की बात करें, जंतुओं में कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है। पादपों में कोशिका भित्ति ये उपस्थित होती है, अनुपस्थित नहीं होती है। अर्थात फिर से समझो, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वहीं पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये तो बात हो गई कोशिका भित्ति की, अर्थात सेल वॉल की। अब मैं एक शब्द और लिखता हूँ, मैंने लिखा तारक काय। इसके बारे में बताओ, पादपों का बता दो और जंतु का बता दो। सबसे पहले जंतुओं में बताओ तारक काय होता है या नहीं होता है? फिर मुझे बताओ तारक काय पादपों में होता है या नहीं होता है? तो तारक, एक छोटा-छोटा आप इसको लिंक करो तारे से, स्टार्स से, मून, स्टार्स। हम हैं, आप हैं जंतु।
ठीक है, आंखें हैं हमारे पास। रात में तारे दिखते हैं हमको? हाँ, दिखते हैं। अर्थात हमारे पास तारककाय होता है, जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित है। अब यहाँ पर आओ, पौधे में वो कितना भी खड़ा रहे, क्या तारों को देख पाएगा? नहीं। अब ऐसी स्थिति में पादपों में तारककाय अनुपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिंक लगा के कुछ याद कर सकते हो। अब यहाँ पर आओ, लवक। लवक मुझे बताओ, वही दो सेंटेंस, वही दो प्रश्न। जंतु कोशिकाओं में लवक होता है क्या? जंतु कोशिकाओं में लवक उपस्थित होता है कि नहीं? अच्छा, फिर मुझे बता दो, पादप कोशिकाओं में लवक उपस्थित होता है कि नहीं? तो जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं होता, या हम कहें अनुपस्थित है। वहीं पादप में होता है। कौन? ये है हरित लवक। नाम सुना है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, हरित लवक यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक। तो इस प्रकार से आप कोशिका से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, एक जगह कलेक्ट करो और इनको याद करो, चूंकि यहाँ से स्टेटमेंट बना के प्रश्न को कठिन बनाया जा सकता है। और जबकि अगर अलग अलग इनसे पूछे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अब क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। ये जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है 2025 में जो पूछा गया था, और क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जा रहे हैं। अब आप समझ लो कहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, जो अभी तक छोटी मोटी पढ़ाई कर रहे थे, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जब से एजेंसी बदली है, अंदर से ही सवाल पूछेगा। देखो, सबसे पहले पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल का प्लेटों में हम विभाजन करेंगे। पृथ्वी के मंडल का स्थल मंडल का प्लेटों में विभाजन, और इसी से संबंधित आपसे सवाल पूछ रहा था। वापस आओ क्वेश्चन में। निम्नलिखित सूची ए और सूची 2 को सुमेलित करो। कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। कोकोस प्लेट ये किनके किनके बीच में है? नाजका प्लेट ये मध्य अमेरिका प्रशांत प्लेट के बीच में है। अरेबियन ये एशियाई और प्रशांत के बीच में है। फिलीपींस अधिकतर सऊदी अरब का भूभाग है, फिलीपींस प्लेट पर अवस्थित है। तो ये आपको मैच कराने हैं, कौन किससे मैच करेगा। अब यहाँ पर देखो, इसको जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिगर से मैं पूरा बताऊंगा कि कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है। कुछ इस प्रकार से जब आप ऊपर देखते हो वर्ल्ड मैप में पश्चिम की तरफ, तो कुछ ऐसा आपको फिगर मिलता है, ऐसा। ठीक। ये क्या है? यहीं पर आपको बहुत सारी झीलें मिलती हैं, जैसे आपने मिशिगन सुपीरियर देखा होगा। ये है मैक्सिको। देखो, यहाँ पर जब आप आते हो तो ये आ गया आपका कनाडा, अमेरिका, और नीचे चला गया मैक्सिको। और जब आप नीचे चले जाते हो तो आपको मिलता है आ, लैटिन अमेरिकी कंट्री, यानी कि दक्षिण अमेरिका, जहाँ पर जो फुटबॉल कंट्रीज हैं वहां पर मिलती हैं, वेनेजुएला जैसे, है ना। तो खैर, फिगर वगैरह से हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम इसको आपको करवाते हैं प्लेट कौन सी हैं, और ये प्लेटें कौन कौन से किसके किसके बीच में हैं, या किनको किनको जुदा करती हैं। जैसे एक प्लेट है जिसका नाम है कोकोस प्लेट। ये जो कोकोस प्लेट है, ये किसके किसके मध्य है? तो आप बताओगे मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आपको ले चलें नाज़का प्लेट के पास, ये किनके किनके बीच में है नाज़का प्लेट? ये है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य, प्रशांत प्लेट के मध्य नाज़का प्लेट है। अगर हम आपको ले चलें अरब प्लेट में, तो ये किसके किसके मध्य है? आप बताओगे ये है अरब प्लेट। ये मुख्यतया जो अरब पेनिसुला है ना, अरब प्रायद्वीप, उसी इसी पर अवस्थित है। अर्थात अरब प्लेट मुख्यतः सऊदी अरब का भूभाग है, मुख्यतः सऊदी अरब का भूभाग है। ठीक। अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ फिलीपीन, फिलीपीन फिलीपींस प्लेट, ये फिलीपींस प्लेट किसके किसके बीच में है? तो आप बताओगे एशिया, फिलीपींस एशिया में पड़ता है, तो एशिया और प्रशांत के बीच में। ठीक है। एक प्लेट और ध्यान रखना, नाम है कैरोलिन प्लेट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है।
ये किन के बीच में है? तो आप बताओगे फिलीपीन या फिलीपींस और इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के मध्य। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है। सिंपल सा सवाल पूछता है कि फिलीपींस और इंडियन प्लेट, इसके मध्य कौन है? तो आप बताओगे कैरोलिन प्लेट, या आपसे सीधे पूछेगा कैरोलिन प्लेट किसके मध्य में है? तो फिलीपींस और इंडियन प्लेट। ठीक है। नेक्स्ट प्लेट याद रखो, इसको मैं लिखता हूं फूजी प्लेट। फूजी प्लेट, ये किसके मध्य है? तो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी पार्ट है, उत्तर पूर्वी भाग। फिर इसके बाद अगर हम आपसे एक और पूछें, मैंने लिखा जुआन डे फूका। जुआन डे फूका प्लेट, क्या बता सकते हो ये किसके मध्य है? तो आप बताओगे ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है। दो अमेरिका हैं, एक तो ये आपका हो गया, ये वाला पार्ट, और यहीं पर होंडुरास वगैरह देश हैं। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा मैप आपको दिखेगा, यहीं पर एंडीज है ना? यहीं से सीधा लंबी सी श्रृंखला जाती है एंडीज की। इधर पैसिफिक ओशियन, इधर हो गया आपका एटलांटिक ओशियन। तो खैर ये सारी बातें हम लोग मैप में देखेंगे। अब यहाँ पर आओ, इसको देखो, ये लिखा है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और मैंने प्रशांत बताया था, है ना? तो आंसर हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। नाजका प्लेट में क्या बताया था? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत। तो कहाँ है दक्षिण अमेरिका? ये है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत। अरेबियन, ये सऊदी अरब का भूभाग है। और फिलीपींस एशिया और प्रशांत प्लेट है। ठीक। याद रखिएगा, सवाल ऐसे यूपी ट्रिपल एस सी भी पूछने लगा है, देख पा रहे हो? 8वां नंबर देखिए, जूनियर असिस्टेंट में ये पूछा गया था सवाल। और आपको पता होगा जूनियर असिस्टेंट में इस सवाल को पूछा गया था। और इसको देखो, पढ़ो। पहला पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, आपसे पूछ रहा था सातवाहन वंश के बारे में सही कथन बताओ। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं, है ना? ये तो सही हो गया। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है, ये भी सही हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट तीसरा दिया है, अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप इसमें डाउट कर जाओगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सातवें राजा हला, हला भी कई जगह मिलता है, हाल भी कई जगह मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना इससे। हला ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखी है। ये गाथा सप्तशती इन्होंने ही लिखी है, लेकिन क्या ये सातवें राजा थे? आओ देखो, यहाँ पर आओ, मैं आपको लिए चलता हूँ सातवाहन वंश के पास, और इनसे पूछो कि मुझे बताओ आप कितने पुराने हो? तो ये कहते हैं मैं बहुत पुराना हूँ, मेरा जिक्र पुराणों में मिलता है। और पुराणों में इस वंश को कुछ अन्य नाम दिए गए हैं, कौन कौन से? आओ देखो। पुराणों में इसे कहा गया है आंध्र भृत्य। पुराणों में इस वंश को आंध्र भृत्य कहा गया है, या फिर आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्र जातीय कहा गया। ठीक। एक तो स्टेटमेंट ये याद रखो, अगर आपसे पूछे कि इसका संस्थापक कौन है, तो स्टेटमेंट सिंपल सा नाम है, नाम है शिमुक। या फिर एक नाम और याद रखना, आपसे सिंधुक भी दे सकता है, तो शिमुक या फिर सिंधुक, ये दोनों नाम याद रखो। उसी के नाम है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलते हैं, और दोनों ही ऑथेंटिक पुस्तकों के डेटा में दे रहा हूँ आपको। ठीक है। तो सातवाहन वंश, देखो यूपी ट्रिपल एस सी हो या यूपी पीसीएस हो, आयोग यूपी पीसीएस तो पहले से ही कठिन सवाल बनाता था इस लेवल के, और यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये पहले इस तरह के सवाल पूछता था कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, और नीचे चार चार ऑप्शन हैं। अब देख पा रहे हो, स्टेटमेंट बना दिया है। वो कह रहा है कि हम राजधानी भी पूछेंगे, हम संस्थापक भी पूछेंगे, और अगर आपने सातवाहन वंश के बारे में ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लिए होगे तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। हम उसके अंदर के राजा भी पूछेंगे, और राजा ही छोड़ो, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ भी पूछेंगे। तो एक तरह से पूरा सातवाहन का निचोड़ पूछ लिया है उसने, है ना? अब यहाँ पर आओ, ये संस्थापक हो गए। इसमें एक बड़ा शानदार राजा हुआ है, इसको कहते हैं सातवाहन वंश का पराक्रमी शासक। सबसे पराक्रमी था ये, पराक्रमी शासक। इसका नाम पूछा जाता है आपसे, नाम है शातकर्णी। शातकर्णी प्रथम। ठीक। अब एक बात समझो, ये मैंने लिखा शातकर्णी प्रथम, और इसके बाद मैं चला गया गौतमी पुत्र के पास। गौतमी पुत्र शातकर्णी, इनके मध्य आप देखोगे सातवाहन वंश के राजाओं की होड़ लगी थी। इनके बीच में
इनके बीच में करीब 10 से लेकर 19 शासक हुए हैं। 19 शासक हुए हैं, ठीक है? जैसे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे एक का नाम था अपीलक। जब आप डिटेल में पढ़ोगे इसको सातवाहन को, तो न सिर्फ आपके क्वेश्चंस फंसेंगे बल्कि बहुत सारा जो डेटा होगा, वो आपके दिमाग में रहेगा। जैसे अपीलक, एक राजा का नाम था, इसका नाम था कुंतल सातकर्णी। कुंतल सातकर्णी। एक राजा का नाम था जिसका नाम था हाल, जिससे आपसे सवाल पूछा गया है, या फिर हला, दोनों नाम मिलते हैं। ये हाल या हला जो है, ये एक महान कवि था। राजा के साथ-साथ ये महान कवि भी हुआ करता था और इसने एक अपनी कृति भी लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ये सप्तशती क्या है? सप्तशती का मतलब है, सप्त का मतलब 7, शती का मतलब 100, अर्थात इसमें 700 100 शती, सप्त 7 अर्थात 700 इसमें काव्य सूत्र हैं। काव्य सूत्र हैं। आपसे पूछे कि गाथा सप्तशती में कितने काव्य सूत्र हैं, तो आप बताओगे सप्तशती 700। ठीक, ये जो बंदा है हाल, इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है, चूंकि ये कवि भी था इसलिए इसे कहा जाता है कवि वत्सल। कवि वत्सल। आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि कवि वत्सल किस सातवाहन वंश के राजा को कहा जाता है, यही यही है, इसी को कहा जाता है। ठीक है। एक ग्रंथ आप और याद रखिए, इस ग्रंथ का नाम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस ग्रंथ का नाम है लीला वैया लीलावती। ये एक ग्रंथ है, इसका नाम है लीला वैया लीलावती। इस ग्रंथ का नाम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हाल की, ये जो अभी एक राजा था, जस्ट वेट मैं इसको पीछे लिए चलता हूँ, ये जो अभी राजा था, हाल या फिर हाला, इस हाल के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में ये जानकारी मिलती है कि हाल की सैन्य उपलब्धियां क्या थी। अर्थात आपसे अगर पूछे हाल की सैन्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? लीला भैया लीलावती। ठीक। और ये है हाल। आप देख पा रहे हो किस किस डेप्थ में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना? तो जब तक आप भी अपनी पढ़ाई का स्ट्रेटजी पूरा नहीं बदलोगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें कह रहा है एफेंटासिया के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और इन पर विचार करो। दरअसल ये एफेंटासिया होता क्या है? ये एक स्थिति है। एफेंटासिया देखो, अफेंटासिया, गौर करो। ये जो एफेंटासिया है, इसमें होता क्या है कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें मनुष्य छवियों को स्वेच्छा से नहीं देख पाता है, उसके देखने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। और ये जो छवियों को ना देख पाना, इसका वर्णन सबसे पहले 1980 के दशक में किया गया था। नाम है फ्रांसिस फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने 1980 में इसको बताया था। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बताया था। और इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है? इसमें होता ये है कि छवियों मानसिक छवियों को स्वेच्छा से व्यक्ति नहीं देख पाता। स्वेच्छा से देखने में वो असमर्थ हो जाता है। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थ है, बिल्कुल सही है। इसे पहली बार 1980 के दशक में फ्रांसिस गाल्टन ने देखा था, बिल्कुल सही है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है। सारे सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। इसमें कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? सिंपल सा सवाल था, 1919 में। अब इसमें जलियांवाले बाग हत्याकांड में 3-4 बातें आप याद रखो। सबसे पहले तो किसने कौन-सी उपाधि त्यागी थी, कब हुआ था और इसके जाँच के लिए कौन-सा आयोग बनाया गया था, उसमें कौन-कौन मेंबर था। बस इतनी बातें, और मेंबर भी भारत की तरफ से। ठीक है? आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले इसकी तारीख मुझे बता दो। तारीख पूछी जाती है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ये वही दौर है जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आसपास का दौर है। ये जो अ, हत्याकांड हुआ था जिसमें गोलियां चलाई गई थी,
गोलियां तो चल गई, अब इसका परिणाम क्या हुआ है? परिणाम से सवाल पूछे जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि जो भारत के उच्च वर्ग एलिट क्लास के लोग थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी हुए, आपने शंकर राम नागर का नाम सुना होगा। तो ये कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को लात मार दी थी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, बताओ मुझे इन्होंने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? एक मैं नाम और लिखता हूँ, इनका नाम है शंकर शंकर जस्ट वेट, शंकर राम नागर। राम नागर, इन्होंने क्या किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध दर्ज कराने के लिए? और गांधी जी, अर्थात महात्मा गांधी, इन्होंने क्या किया था हत्याकांड का विरोध दर्शाने के लिए? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया ये था कि नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दी। ये सवाल डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड ये उपाधि किसने त्यागी थी? शंकर राम नागर ने क्या किया? वायसराय की कार्यकारिणी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ये कुछ परिणाम हुए थे जो ब्रिटिश सरकार के, थोड़ा-सा ब्रिटिश सरकार विचलित हुई कि बताओ इतनी अ ये बड़ी उपाधि मैंने इनको दी और इन्होंने एक झटके में त्याग दी। तो इसके बाद फिर और भी कई सारे कृत्य किए गए थे राजनेताओं के द्वारा। इसके बाद फिर एक दबाव पड़ा ब्रिटिश सरकार के ऊपर और एक आयोग बनता है जाँच के लिए, इस पूरे हत्याकांड की जाँच हो। इस आयोग का नाम है हंटर कमीशन। हंटर इस आयोग का नाम है हंटर कमीशन। और ये हंटर कमीशन क्यों आया? ये जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसकी जाँच के लिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे बताओ, ये जो दौर पूरा चल रहा है, आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के आस-पास या के समकालीन के समय भारत का सचिव कौन था उस समय? भारत सचिव, इसका नाम याद रखना। इसका नाम है एडविन मॉन्टेग्यू और यहीं पर आएगा, यही लेके आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे कहा जाता है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड सुधार। ठीक, इनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अ, डिस्कशन में। अभी यहाँ पर आओ, हंटर कमीशन के पास। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? हंटर कमीशन जो बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, मुझे बताओ इसका अध्यक्ष कौन था? आप बताओगे इसका अध्यक्ष था विलियम हंटर। विलियम हंटर। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये बंदा था कौन? तो ये स्कॉटलैंड का भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल था। स्कॉटलैंड का भूतपूर्व सॉलिसिटर, आपने सॉलिसिटर जनरल का पद सुना होगा। इस समय भारत के कौन है अटॉर्नी जनरल? सॉलिसिटर नहीं, मुझे बताओ अटॉर्नी जनरल कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉलिसिटर जनरल। ठीक, ये उस समय स्कॉटलैंड का भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल था जिसका नाम था विलियम हंटर और इसी की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन में 3 भारतीय भी शामिल थे। 3 भारतीय और इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, ये नाम याद रखना। नाम एक का नाम है चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ और एक बंदे का नाम है पंडित जगत नारायण और एक शख्स का नाम है सुल्तान अहमद खान। ठीक है, सुल्तान अहमद खान। ये 3 व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से थे और हंटर कमीशन में इनको शरीक किया गया था। चलिए खैर, ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इनको ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और बाकी इतिहास तो इसका बहुत है। जब मैं इसको डिटेल में कराऊँगा तो वहाँ पर चर्चा करूँगा डिटेल से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ तब 1919 में। अब 11 नंबर में आ जाओ। यहाँ पर दिया है वायुमंडल की परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है। ये कौन है? तो एक ट्रिक याद रखना। देखो, ये है क्षोभ
समताब। ये डायरेक्ट ऐसे ही याद रखो, छो समताब। अब इसको अलग अलग करते हैं, ठीक, गौर करना। मैंने लिखा छो मतलब सा, ये लिखा है सा, इसका मतलब क्या होता है? ये लिखा है माँ, इसका मतलब क्या होता है? ता लिख दिया, इसका मतलब क्या है? और बा लिख दिया, इसका मतलब क्या है? दरअसल ये मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ। देखो, मैंने लिख दिया क्षो, स, म, ता और फिर लिख दिया पा। अब ये क्या है? ये है क्षोभ मंडल, सबसे नीचे ये परत है। इसके बाद आपको मिलेगी, जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे, समताप मंडल मिलेगा। फिर और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा मध्य मंडल। फिर और ऊपर जाओगे आपको मिलेगा ताप मंडल। और ऊपर जाओगे आपको मिलेगा बहिर्मंडल। ठीक। अब इसमें टेम्परेचर की क्या स्थिति होती है, तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ये है डी डी डू, डी डी आई, डी डी आई और डू। ठीक। ये क्या है? ये है डिक्रीज, ये है इनक्रीज। फिर से डिक्रीज होगा तापमान और फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, आपसे पूछ क्या रहा था? वायुमंडल की एक ऐसी परत बताओ जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है। कम कहाँ पर हो रहा है मुझे बताओ? कम हो रहा है डिक्रीज मध्य मंडल में, कम हो रहा है डिक्रीज क्षोभ मंडल में। अब वापस आ जाओ। क्षोभ मंडल है क्या ऑप्शन में? नहीं है, तो फिर मध्य मंडल ही है, यही उत्तर सही हो जाएगा। है ना? बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो कुछ इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक है छो समताप। केवल ये नाम आप याद रखोगे और फिर इसके बाद इसका एक्रोनिम बना लोगे, और इसका भी एक्रोनिम याद रखो, डी डू, डी डू। इस रेंज इस प्रकार से आपको लिखना है। चलो वापस आ जाओ, ये भी सही हो गया। 11 का डी। ठीक। 12 में आ जाओ। सवाल ये अच्छा है। दरअसल ये जो सवाल आपसे पूछा गया था, ये 2024 की करंट अफेयर से पूछा गया था। तवा जलाशय, उस समय इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था और ये हाईलाइट था, ये चर्चा में था। इसी वजह से इसको पूछा गया था, इसलिए करंट अफेयर्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, रामसर के बारे में आपको मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। सबसे पहले रामसर स्थल, ये जो रामसर स्थल है, या हम कहें रामसर कन्वेंशन है, जिसे जो कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ये हुआ कब? अगर मैं आपसे पूछूं, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन, ये कब हुआ? 1971 में। मुझे बताओ एक शहर का नाम। शहर का नाम है रामसर। ये रामसर एक शहर है, कहाँ पर है? आप बताओगे ईरान में। ठीक, तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, हुआ कब? 1971 में। और रामसर कन्वेंशन अर्थात रामसर नामक शहर में हुआ, तो ये शहर कहाँ पर है? ईरान में। ये अभी चर्चा में क्यों रहा भारत में? भारत में ये चर्चा में इसलिए रहा, 2024 की न्यूज़ है, गौर करना। 2024 में 3 ऐसे अभयारण्य थे, और 2 ऐसे अभयारण्य थे और तीसरा एक जलाशय था, जिसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, एक का नाम था नजरायण, नजरायण पक्षी अभयारण्य, इसको रामसर का दर्जा दिया गया है। और ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और अगर जिला पूछे तो आप बताओगे तिरुपुर, तिरुपुर ये जिला है। ठीक है। और ये नजरायण या है, ये है क्या? वास्तव में ये पक्षी अभयारण्य है। अच्छा, एक और याद रखना, नाम है काजू वैली। ये भी क्या है? ये भी एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य। अच्छा, कहाँ पर है? तो वहीं है जहाँ पर ये था, अर्थात तमिलनाडु। और तमिलनाडु का ये 16th है, 16वां नंबर का पक्षी अभयारण्य है। ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखो जिसको रामसर का दर्जा दिया गया है, इसका नाम है तवा जलाशय। तवा जलाशय कहाँ पर है? तो आप बताओगे यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? इटारसी में है। और ये जो जलाशय है, यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक तो नदी है तवा और एक नदी है देनवा।
देनवा नदी का यहाँ पर संगम होता है? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो तवा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है? ये तो बात हो गई रामसर की। अच्छा, अभी फरवरी 2025 की बात है जब इसमें लगभग-लगभग 4 और जोड़े गए हैं। अब टोटल भारत में 89 रामसर स्थल हैं और ये 4 2025 की खबर है। फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स के रूप में आप इसको ले सकते हो। कौन-कौन है? एक का नाम है सक्करकोट्टई, सक्कर सकराकोट्टई कई-कई जगह लिखा हुआ मिलता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ इसी प्रकार के आपसे शब्द पूछेगा। सकराकोट्टई ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है? और ये है क्या? ये है पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। चलो एक और मुझे बताओ, थेरथंगल ये भी एक पक्षी अभयारण्य है, अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये भी है तमिलनाडु में। इसको भी दर्जा दिया गया है और इसके अलावा एक और मैं आपसे पूछता हूँ, ये नाम मैंने लिखा खेचेओ पलरी, खेचेओ पलरी वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है, ये कहाँ पर है? तो आप बताओगे, ये है सिक्किम में, ठीक? एक झील बता दो, इसका नाम है उधवा झील। उधवा झील, ये है झारखंड में, झारखंड में। तो ये 4 हैं जो कि रामसर स्थल जोड़े गए हैं, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सॉरी रामसर स्थल में भारत कब शामिल हुआ है? 1982 1982। वापस आ जाओ। तो तवा जलाशय कहाँ पर है? कहाँ पर मैंने बताया था? वापस आओ जरा। यहाँ पर आओ। तवा जलाशय ये है मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है? आगे बढ़ो 13 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कौन सी हर्ष द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन-सी ये रचना है जिसको हर्ष ने नहीं लिखा है? इस सवाल को फिर से देखो, कह रहा है कि हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया है। रत्नावली है, कादम्बरी है, प्रियदर्शिका है या फिर नागानंद है। तो हर्षवर्धन के पास पहुँचो ज़रा। हर्षवर्धन, हर्ष, ठीक? गौर करना। दरअसल जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो आपको पता ये चलता है कि ये उच्च कोटि का एक विद्वान भी था। राजा के साथ-साथ एक विद्वान भी था और इसकी जो साहित्य पर पकड़ थी, उसकी वजह से इसे साहित्यकार सम्राट भी कई जगह कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि साहित्यकार साहित्यकार सम्राट इसकी पदवी किसे दी जाती है? ये दिया जाता है हर्षवर्धन को, ठीक है? और आम तौर पर जब आप हर्ष के बारे में पढ़ोगे और इसके साहित्य के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता ये चलता है कि 3 संस्कृत के इसने नाटक लिखे थे। संस्कृत के इसने नाटक लिखे हैं। कौन-कौन से? एक का नाम है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और ये जो प्रियदर्शिका है कहते हैं कि वत्सराज उदयन और एक राजा था तृणवर्मा, इसकी एक कन्या थी जिसका नाम है प्रियदर्शिका। इन दोनों की प्रणय कथा का वर्णन इसमें मिलता है प्रियदर्शिका में। इसके अलावा एक है रत्नावली और एक इसका नाटक है कहते हैं नागानंद, ठीक? तो ये 3 के तीनों नाम याद रखो। चलो अब मैं आपको लिए चलता हूँ बाणभट्ट के पास। बाणभट्ट, इस बाणभट्ट की 2 रचनाएँ भी याद रखना पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। 2 रचनाएँ, तो बाणभट्ट साहब ने 2 रचनाएँ कौन-कौन सी लिखी हैं? एक लिखी है हर्षचरित और दूसरी लिखी है कादम्बरी। कादम्बरी के बारे में कहा जाता है कि इसको पूरा किया था इसके पुत्र ने, ठीक है? मैं कुछ रचनाएँ और लिखता हूँ यहाँ पे। एक मैंने लिखी रचना सूर्य शतक, ये पीसीएस में रिपीट हो चुकी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। अब यूपी ट्रिपल एससी वालों ध्यान दो, आपको प्रीवियस ईयर्स की लगानी है, तब जाके आप क्वेश्चंस फँसा पाओगे। सूर्य शतक, ये मयूर भट्ट साहब की है, मयूर भट्ट की। ध्यान दीजिएगा, सूर्य शतक है किसकी? मयूर भट्ट की। और ये मयूर भट्ट कौन था? ये हर्ष के दरबार में रहता था, हर्ष का दरबारी था। एक मुझे और बताओ पुस्तक, मैंने लिखा जानकी हरण, जानकी हरण, ये किसकी है? ये है कुमार दास की, कुमार दास की, ठीक है? चलो वापस आ जाओ। इसमें सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी, ये हर्ष की नहीं है। रत्नावली भी इसकी है, प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन की है और नागानंद भी हर्षवर्धन की है। और ये बड़ा शानदार शानदार साहित्यकार भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होता है क्या होता है?
एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें होती है एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होती है एंटी सीरम में, है ना? यही सही हो जाएगा। 15 देखो, इसमें कह रहा है ग्लोबल फ्रेट समिट 2024, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, टोक्यो में, दुबई में, ओस्लो में। अब यहाँ पर मैं 2025 में कुछ सम्मेलन हुए उनको लिखता हूँ, और आप देखना क्या आपको करंट अफेयर्स तैयार है। चलो, सबसे पहले मैंने लिखा, ये 2024 का है ग्लोबल फ्रेट। मैं लिख रहा हूँ 2025 के सम्मेलन, और मैंने सबसे पहला लिखा प्राकृतिक, जस्ट वेट, प्राकृतिक सम्मेलन 2025, ये कहाँ पर हुआ? सबसे पहला सम्मेलन। फिर मुझे बताओ, एक सम्मेलन भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहाँ हुआ? एक तीसरा सम्मेलन मुझे बताओ, नाम है गल्फ फूड 2025, कहाँ हुआ? एक सम्मेलन मुझे बताओ, इसका नाम है बायोफेच 2025, कहाँ हुआ? स्थान मुझे बताओ। एक मैं सम्मेलन और लिख रहा हूँ, मुझे बताओ ग्रामीण भारत महोत्सव, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, कहाँ हुआ? एक सम्मेलन और बताओ। मैंने लिखा कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब 2025, ये सम्मेलन कहाँ हुआ? ये कुछ सम्मेलन है, बताइए। सबसे पहले इसमें आ जाओ, प्राकृतिक सम्मेलन 2025, ये कहाँ हुआ? आप बताओगे एनडीएलएस, नई दिल्ली। मैं लिखे देता हूँ, नई दिल्ली। ठीक है। मुझे बताओ भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? आप बताओगे मुंबई में। मुझे बताओ गलफूड 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? आप बताओगे दुबई में। बायोफेच 2025, ये हुआ जर्मनी में। और जर्मनी में किस शहर में अगर पूछ ले तो आप बताओगे न्यूरेमबर्ग। ठीक। यहाँ पर आओ, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? आप बताओगे नई दिल्ली में। फिर यहाँ पर आओ, कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब 2025, ये भी कहाँ हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंस हैं जो आप याद रखो 2025 के हैं। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका दुबई में। आंसर हो जाएगा सी। और ये कौन सा सम्मेलन था? ये था तीसरे नंबर का, थर्ड सम्मेलन। ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके जूनियर असिस्टेंट 2025 में जो परीक्षा हुई थी उसके। और आप देख लो इसका लेवल क्या था, कहाँ-कहाँ से सवाल ये पूछे जा रहे थे। जो आपसे सातवाहन का क्वेश्चन एक पूछा गया था, वो किस लेवल से पूछा गया था। हालाँकि बहुत सारे ईज़ी भी क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो बिना जब तक आप अंदर तक नहीं पढ़ोगे, तब तक आप नहीं हल कर सकते हो। ठीक है? तो ख़ैर, इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।